हाय टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैं यूट्यूब पर एक नई लेक्चर सीरीज़ को लेकर के आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ खुद के साथ कि मैं थोड़ा कंटिन्यू होकर के ना लेक्चर सीरीज़ को अपलोड करता रहूँगा आप सभी के लिए। तो बेसिकली अगर हम इस लेक्चर सीरीज़ की बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। देखो, एनसीईआरटी का क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एनसीईआरटी ने ह्यूमन हेल्थ को लेकर के और ह्यूमन में होने वाली डिजीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो नीट के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। मिनिमम से मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। किसी किसी ईयर में 2 से 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक एनालिसिस पैटर्न है कि किस ईयर में कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से, या अगर हम ह्यूमन हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक हेल्दी बॉडी हम किसको बोल सकते हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है कि कोई भी पर्सन तभी हेल्दी है जब वो कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग पर क्या है, फिट है, ठीक है। और उसकी बॉडी कैसी है, डिजीज फ्री है। तो हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि वो एक कैसा पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम कर सकते हैं? तो पर्सन को हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारे इसेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमारे डाइट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, ठीक है। आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है जंक फूड्स, ठीक है। स्ट्रीट फूड्स को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन का जो है डाइट, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब देखो, इसी तरीके से एक दूसरा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में पर्सन को फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। आइदर आप योगा कर सकते हो, आइदर कोई आउटडोर गेम खेल सकते हो। बॉडी में किसी न किसी तरीके से आप किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो ये एक फैक्टर भी है जो ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखो, एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होता, प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है, तो वो पर्सन जो है फ्रिक्वेंटली जो है उनकी हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। क्योंकि उनको एक हाइजीन कंडीशंस, हाइजीन इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो उनके बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बॉडी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? तो किसी न किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब बॉडी कैसी हो, डिजीज़ फ्री हो, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट्स में हमने हाईलाइट कर दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेक्टिव क्या है एक हेल्दी पर्सन को लेकर के, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इस पार्ट को बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है। अब देखो, जनरली अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जब इंटर करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में इंटर करने वाले पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी शो करते हैं। अब इस इम्यूनिटी को ब्रॉड लेवल पर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, दोनों में ब्रॉड डिफरेंस ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी है हमें बाई बर्थ मिली होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमें बर्थ के बाद मिलती है। तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कंपैरिजन करें, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का पैथोजन जब इंटर करता है और उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में क्या शो कर रहा है, इम्यूनिटी शो कर रहा है। तो ये कैसी इम्यूनिटी होगी, इनेट इम्यूनिटी होगी, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, हर तरह के पैथोजन के अगेंस्ट में क्या बनाता है, इम्यूनिटी शो करता है, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वो बड़ा स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, हर एक
पैथोजन के स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक इम्यूनिटी को क्या करता है, शो करता है। तो एक कैसा हो गया, नॉन स्पेसिफिक, और दूसरा कैसा हो गया, स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखो वहीं पर हमने टर्म हाईलाइट कर दिया है कि ऐसी इम्यूनिटी जो हर तरह के पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट हो, तो वो कौन सी इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी जनरेट फॉर स्पेसिफिक पैथोजन, फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में ही आपका इम्यून सिस्टम जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी शो करता है, मतलब ये इम्यूनिटी कैसी हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो हमने स्टार्टिंग में बोला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सिस्टम प्रेजेंट है, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। और वो इम्यून सिस्टम जो है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या शो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। और उसी इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इम्यून रिस्पॉन्स को भी एंटीजन के एंट्री के बेसिस पर हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करते हैं, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आगे चल करके इसके बारे में हम बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, और इम्यून सिस्टम जो है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में क्या शो कर रहा है, इम्यूनिटी शो कर रहा है। उस इम्यूनिटी को हमने ब्रॉड लेवल पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर हम बात करते हैं, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या शो करता है, इम्यूनिटी शो करता है। इम्यूनिटी को हमने ब्रॉड कैटेगरी पे दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक इनेट इम्यूनिटी, दूसरा बेटा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपके दो डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कितने डिफेंस मैकेनिज्म है, तीन डिफेंस मैकेनिज्म। प्राइम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अंडरस्टैंड किया था कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमें बाई बर्थ मिलती है, और ये स्पेसिफिक नहीं है, कैसे, ये नॉन स्पेसिफिक है। इस केस में कभी भी हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अगर आप देखते हो, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें कब मिलती है, आफ्टर बर्थ। और कैसी है, स्पेसिफिक नेचर है, मींस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक इम्यूनिटी शो करते हैं। तो बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो है वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और ये मेमोरी सेल्स जो हैं वो रिकॉल करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर हम डिफेंस लाइन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो टोटल कितने डिफेंस लाइन मैकेनिज्म बेटा, तीन डिफेंस लाइन मैकेनिज्म है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हम बात करते हैं स्किन और म्यूकस। तो प्राइमरी अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है। तो स्किन क्या काम कर रही है, किसी भी पैथोजन की एंट्री को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में अगर हम लेके चलते हैं, तो उसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक का अपना क्या है, एक स्पेसिफिक पीएच, एसिडिक पीएच है। हमारे सलाइवा के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। हमारे टीयर्स में अगर देखते हो, आइस में जो टीयर्स आ रहे हैं, टीयर्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट। तो ये सारी क्या है, अगर आप देखोगे तो पैथोजन के एंट्री को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रिवेंट कर रहे हैं। अब देखो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम लेके चलते हैं, तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ है क्या, सेलुलर बैरियर, कुछ है इन्फ्लामेटरी बैरियर, थर्ड क्या है, फीवर, और फोर्थ क्या है, साइटोकाइन बैरियर। तो ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब किसके पार्ट है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लेके चलते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हमने बोला कि बेसिकली आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स क्या हो रही है, जो है वो फॉर्म हो चुकी है। जैसे आप इसको इस तरीके से रिकॉल कर सकते हो, जैसे आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई फर्स्ट टाइम एंटीजन इंटर करता है, तो आपकी बॉडी में जब स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, तो साथ में क्या बन जाती है, मेमोरी सेल्स। अब वो दोबारा से एंटीजन आपके बॉडी में इंटर करेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन को क्या कर लेगा, रिकॉल कर लेगा, पहचान लेने लेगा। ठीक है, पहचानने की जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो किसकी प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हम बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो यहीं से अगर हम थोड़े इंपॉर्टेंट डेप्थ में और जाते हैं, तो हमने बोला बेटा कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है,
तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर नाम से ही क्लियर है कि मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले यूनिट्स हैं, आप बोल सकते हो कि क्या है, सेल्स हैं। अब बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। अब उनके नेचर के बेसिस पे हमने इन सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक सेल को बोला नॉन फैगोसाइटिक सेल्स और दूसरे सेल को हमने बोला फैगोसाइटिक सेल्स। तो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स नाम से ही क्लियर है, ऐसी सेल्स जो आपको प्रोटेक्ट तो कर रही हैं लेकिन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते उनको आप क्या बोल रहे हो, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स जो है वो आपके बॉडी में बहुत सारे वायरस से आपको क्या करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो वायरस को किल करने में काम कर रहे हैं, साथ में साथ कैंसर सेल्स को भी क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ऐसी सेल्स जो आपको प्रोटेक्ट तो कर रही है लेकिन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रही। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब है सेल को ईट करना, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म होता है पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल की ड्रिंकिंग करना, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं फॉर्म परफॉर्म करते हैं उनको हमने बोला नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। उसका एग्जांपल क्या है बेटा, नेचुरल किलर सेल्स। हमेशा याद रखना कि ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो अगेंस्ट वायरस और कैंसरस सेल्स। अब दूसरा क्या है बेटा, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब हमने बोला कि ऐसी सेल्स जो सेल ईटिंग की प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो यहीं से अगर हम लेके चलते हैं ना तो थोड़ा इसको डिटेल में हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो फैगोसाइटिक सेल्स मतलब ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसी सेल्स कौन सी जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं बेटा, परफॉर्म कर रहे हैं, इनको ब्रॉड लेवल पर हमने दो कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक वो सेल्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, एक वो सेल्स जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। मतलब आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर अगर कोई फैगोसाइटोसिस सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे मोनोसाइट्स, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम बोल देते हैं कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसी सेल्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, साथ में साथ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पर है, आपके बॉडी के टिश्यू में प्रेजेंट है। मतलब इनकी लोकेशन के बेसिस पे हमने कुछ को बोला मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड के अंदर। मीन्स जब आपके बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जा करके क्या परफॉर्म करेंगे, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सेल्स हैं जो टिश्यू में रह करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सेल्स को हम बोलेंगे मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के डिफरेंट टाइप के क्या है बेटा, एग्जांपल्स है। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स अगर देखोगे तो ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रियोक्लास्ट अगर सेल्स देखोगे तो कहाँ प्रेजेंट है, कार्टिलेज में प्रेजेंट है। कफर सेल्स अगर आप देखते हैं तो कहाँ प्रेजेंट है, लिवर में। और नॉर्मल सेल्स अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो कौन सी है बेटा, कौन सी है, हिस्टोसाइट्स हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह की क्या है, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं। तो ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और वो उनके लोकेशन के बेसिस पे ब्लड में प्रेजेंट है, टिश्यू के बेसिस पे हमने उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हमने बोला कि एक तो क्या है बेटा, सेलुलर, दूसरा क्या है, इन्फ्लामेशन बैरियर, तीसरा क्या है, फीवर, चौथा फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, साइटोकाइन बैरियर। अब देखो जब भी आपके बॉडी में या जब भी आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी इंजरी होती है तो जो आपके इंजर्ड टिश्यू है ना वो क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं। आप देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के दो ही मेन पर्पस हैं, दो ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो स्टिमुलेट कर देंगे किसको बेटा, पेन रिसेप्टर को। पेन रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट कर देंगे तो क्या जनरेट होगा, पेन जनरेट होगा, ठीक है। और इस पेन के जनरेट होने की वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पर्टिकुलर उस रीजन में माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पर रिपेयर करने का और जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। साथ में साथ अगर हम लेके चलते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसे स्टिमुलेट कर देते हैं, तो मास सेल्स को। किसे स्टिमुलेट करें बेटा, मास सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो मास सेल्स क्या रिलीज करती हैं, तो हम बोलते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। तो हिस्टामाइन जो है वो एक्ट करता है किसकी तरह, वेसो डायलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल अगर डायलेट होंगे तो ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होएगा तो जो इंजर्ड टिश्यू है
बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंजर्ड टिश्यू से क्या लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो चलो सेकंड लेक्चर में हम यहीं से पार्ट स्टार्ट करेंगे, और आप सभी इस लेक्चर को देखो और साथ में साथ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी जो है, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो। चलो बेटा, टेक केयर।